मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही थी कि मैं चिनत्सु का सबसे बड़ा प्रशंसक था। मैं उस दिन गलियारे में चल रहा था। मैं एक एस्ट्रे से टकरा गया, लेकिन मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। वह मुझे पहचाने बिना ही मेरे पास से गुजर गई। सही है, मैंने बस इतना कहा कि जैसा मैं अभी देख रहा था, लोगों के लिए मुझे पहचानना मुश्किल था। मैं धूप सेकने के लिए अस्पताल के पीछे के बगीचे में गया, कुर्सी पर बैठा और सो गया। फैंगुआन, मैंने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। यह वास्तव में आप थे? वह आश्चर्यचकित थी। आप ऐसे कैसे हो गए? मैंने उसे उत्तर नहीं दिया। मैंने बस इधर-उधर देखा। चिनत्सु ने मेरी मां को देखने के लिए वापस आना बंद कर दिया। वह बीमार थी। अगर मैं जांच के लिए अस्पताल नहीं गया होता। मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं, आप फैंगुआन हैं? उसने मेरी ओर गौर से देखा। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी जांच के लिए अस्पताल गए थे, क्या आपको मेरे बारे में सब कुछ नहीं पता होना चाहिए? मैंने शांति से उत्तर दिया। एस्ट्रे मान गई। फिर अचानक वह फिर से उत्साहित हो गई। क्या चिनत्सु को पता है? नहीं। यही असली कारण है कि आपने उसे छोड़ दिया। यह सही है। एस्ट्रे ने अपने होंठ काटे। फिर उसने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम कुछ दिनों तक जीवित नहीं रहोगे। मैं चिनत्सु को नहीं बताऊंगा। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि तुम मरने वाले हो। एस्ट्रे ने दृढ़ता से कहा। मुझे पता है। एस्ट्रे घूम गई और चली गई। लेकिन उस पल मैंने अस्पष्ट रूप से देखा कि उसकी आंखें लग रही थीं लाल होना। मृत्यु की प्रतीक्षा के दिन धीरे धीरे बीत गए, लेकिन क्षणभंगुर। मैं अंततः मरने जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मन में वास्तव में भावनाएं थीं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से जानता था, मैं मरने वाला था। मैंने शनयान को एक वीडियो भेजा। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। शनयान ने अपना काम बंद कर दिया और दौड़ पड़ी। वो आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी। मैंने शनयान से कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ आखिरी शब्द हैं। उसने पागलपन से सिर हिलाया। आपने कहा? मैंने इसे अपने फ़ोन पर लिखा है। मुझे हंसना था, लेकिन मैं अब और नहीं हंस सकता। मेरे पास वास्तव में ज़्यादा आखिरी शब्द नहीं थे। मेरे पास बस कुछ पैसे थे। आश्रय ने मुझे पहले जो 10 लाख दिए थे, मैंने लगभग उपयोग कर लिया है। बाद में आश्रय ने जो 2 लाख मुझे दिए थे, मैंने 1% भी नहीं छुआ। मैंने पैसे अलग अलग जमा किए हैं, 2 बैंक कार्डों में। एक मेरी माँ के लिए, लेकिन उसे मत बताना कि मैंने उसे दिया था। दूसरा, मैंने शनयान से इसे अपने पास रखने के लिए कहा। इन वर्षों में उसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत अकेला हूँ। शनयान याद करते हुए कुत्ते की तरह रोया। शनयान, मेरी अभी भी एक आखिरी इच्छा है। मेरी आवाज़ बहुत छोटी हो गई। खैर, मुझे याद है। मैंने अपना मुंह खोला। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कहा था। अगर मैंने नहीं कहा तो भूल जाओ। वास्तव में ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उस पल मैंने देखा, चिनत्सु अभी भी एक लड़की थी। उसने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी, साफ और स्पष्ट। वह मेरे बगल में बैठी थी। उसने मुझे तेज़ धूप से बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। मैं सोने के लिए मेज़ पर लेट गई। उसकी कोमल आवाज़ मेरे कानों में थी। उसने कहा, फैंगयुआन, आप शांति से सो सकते हैं, मैं आपका साथ दूंगी। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। चिनत्सु, अगर कोई पुनर्जन्म है, मैं अपने समय के अनुरूप जीऊंगा। मैं आपके अनुरूप जीऊंगा। चिनत्सु, मैं लंबे समय से अपने गृहनगर वापस नहीं आया हूँ। इस बार फिल्मांकन के कारण मैं उस शहर में लौट आया। मैं चला गया अपनी माँ से मिलने और मेरे भाई। वे मेरे प्रति बहुत विनम्र हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें हर महीने बहुत सारा पैसा देता हूँ। पैसों की खातिर वे मुझे बुरी नज़र से नहीं देखते, लेकिन किसी भी भावना का मतलब कोई भावना नहीं है। जिस क्षण मैंने घर छोड़ा, मैं स्पष्ट रूप से उनकी राहत महसूस कर सकता था। मुझे लगता है मैं लंबे समय तक वापस नहीं आऊँगा। आखिरी दृश्य जो मैंने अपने गृहनगर में शूट किया था, समुद्र के किनारे था। यह बहुत शांत था और आउटडोर शूटिंग के लिए उपयुक्त था।
जब मैं दृश्य कर रहा था, मैं इसे महसूस करना चाहता था और चारों ओर चला गया। मुझे अचानक एक मिट्टी की कब्र दिखाई दी, एक छोटी सी अकेले नरकुट के टुकड़े में। अगर मिट्टी की कब्र के सामने मुरझाए सफ़ेद गुलदाउदी का गुलदस्ता नहीं रखा होता, मैं यह कष्टी करने की हिम्मत नहीं कर पाते कि यह एक कब्र है। आखिर यहाँ कौन खुद को दफनाएगा? पहले कोई गांव नहीं है और पीछे कोई दुकान नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरे साल पूजा करना मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं पता कि जैसे ही मैंने मिट्टी की कब्र देखी, अचानक मेरे दिल में तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को यहाँ दफनाया गया हो। क्योंकि कब्र बहुत अकेली थी, इसलिए मुझे दया आ गई। मैं बता नहीं सकता, बस इतना पता था कि मेरे आंसू नियंत्रित नहीं किए जा सकते थे। वे गिरते रहे। बीजिंग लौटने के बाद भी मैंने अक्सर उसके बारे में सोचा। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दुखता है। कॉलेज का पुनर्मिलन, मॉनिटर ने मुझे इसमें शामिल होने के लिए कहा, चाहे कुछ भी हो। उसने कहा कि बड़े सितारे बड़ा अभिनय नहीं कर सकते। वह मुझे बेनकाब करना चाहता था। मैंने लापरवाही से पूछा, क्या शेनयान आएगा? उसने हाँ कहा और मैं चला गया। मुझे लगता है यदि शेनयान आता है तो फैंग युआन आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं फैंग युआन को जाने नहीं दे सकता। मैं खुद से झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि क्या फैंग युआन अच्छा कर रहा है। क्या मेरी वजह से हेनरी फैंग के साथ उसके रिश्ते पर कोई असर पड़ा? परिणाम स्वरूप कक्षा के पुनर्मिलन के दिन मैंने फैंग युआन को नहीं देखा, मैंने केवल शेन युआन को देखा। 3 निरीक्षणों के बाद मैंने शेन युआन से पूछा कि फैंग युआन क्यों नहीं आया। उसने बहुत देर तक मुझे देखा और फिर अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि आखिरकार उसे मेरी परवाह है, इसलिए मैंने कोई और सवाल नहीं पूछा। जब कक्षा का पुनर्मिलन समाप्त हुआ, एक अजीब आदमी शेनयान को लेने आया। वे बहुत करीब लग रहे थे। शेनयान कौन है? मैंने उससे पूछे बिना नहीं रह सकी। मैं उसका पति हूँ, आदमी ने अपना परिचय दिया। इसका क्या मतलब है? फांगीवान के बारे में क्या? क्या आप और फांगीवान टूट गए? मुझे विश्वास नहीं हुआ। वे टूट गए। शेनयान ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया। क्यों? सिर्फ मेरे कारण? लेकिन मैं आपको समझाऊंगी। हाँ, मैंने घबराहट में कहा। मैं एक महिला हूं। अगर मैं गलत हूं तो क्या मुझे आपत्ति है? उसने गुस्से में कहा। मैंने शेनयान के चेहरे पर थप्पड़ मारा। शेनयान ने जवाबी हमला नहीं किया। जब मैंने नियंत्रण खो दिया तो कई लोग मुझे पकड़ने के लिए आ गए। एशट्रे भी वहां थी। वो मेरी उपस्थिति से डर गई थी। बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फांगीवान कहाँ गया? मैंने शेनयान से पूछा। शेनयान ने मुझे नहीं बताया। मैंने हार मान ली। भले ही फांगीवान ने मुझे चोट पहुंचाई हो, मैं अभी भी उसे नहीं भूल सकती। मैंने कबूल किया, एशट्रे, मुझे खेद है। मैं फांगीवान को ढूंढने जा रही हूं। उससे पहले मैं मनोरंजन उद्योग छोड़ दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी फांगीवान के साथ मेरे रिश्ते में हस्तक्षेप करे। इस बार चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी। क्या मैं आखिरकार फांगीवान से बेहतर नहीं हूं? एशट्रे ने मुझसे पूछा। तुम मुझे छूने भी नहीं देती। मैं उससे भी बदतर कैसे हूं? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं जवाब नहीं दे सकती। वास्तव में किसी को पसंद करना अंधा होता है। क्या आप वाकई ब्रेकअप करना चाहती हैं? वो अचानक शांत हो गया। शायद उसका दिल टूट गया था। क्षमा करें, मैं माफी मांगता हूं। उत्तर स्पष्ट है। उसने हां कहा। चलो अलग हो जाएं। लेकिन आप इस जीवन में फांगीवान के साथ नहीं रह सकती। मैंने उसकी ओर देखा। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मैं फांगीवान जितना महान नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं तुम्हें जीवन भर पछताते रहने दूंगा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? फांगीवान की मृत्यु बहुत पहले हो गई। उसकी मृत्यु को लगभग 2 साल हो गए। उसने कठोरता से कहा। क्या आप नहीं जानती, उसे कई साल पहले रक्त कैंसर हुआ था? क्योंकि उसे कभी भी एक अनाथ पोता नहीं मिला, इसलिए वो मर गया। 2 साल पहले, उपचार के बिना। वैसे ये तब हुआ जब उसने आपको दूसरी बार छोड़ा। इसमें अधिक समय नहीं लगा, वो मर गया। मैंने जो सुना उस पर विश्वास नहीं किया। एशट्रे पागल होगा।
केवल पागल लोग बकवास करते हैं। वो जानबूझकर शेनयान के साथ रहा ताकि आप पर बोझ ना पड़े। वास्तव में शुरू से अंत तक एकमात्र व्यक्ति जिसे वो प्यार करता है वो आप हैं। आप जानती हैं कि मरने से पहले वो कैसा दिखता था? पतला, चलते फिरते कंकाल की तरह। एस्ट्रे कहती रही, एस्ट्रे तुम्हारे पास काफ़ी है। काफ़ी नहीं है। वो बेहाल होकर जारी रहा। मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि फांग्युआन कितना दयनीय था, ये आपके लिए कितना दुखी था। लेकिन उसने आपके लिए जो कुछ भी त्याग किया उसकी आप सराहना नहीं करती। अब आपके लिए फांग्युआन को खोजने का क्या मतलब है? आप कहते रहते हैं कि फांग्युआन आप पर विश्वास नहीं करता, लेकिन क्या आप वास्तव में फांग्युआन पर भरोसा करती हैं? यदि आपने वास्तव में उस पर भरोसा किया होता तो आप विश्वास नहीं करेंगी कि वो वास्तव में आपको छोड़ देगा। आप वो सब कुछ नहीं जान पाएंगी जो उसने अपनी मृत्यु के 2 साल बाद आपके लिए किया। आप हस्ताक्षर के लायक हैं, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। एस्ट्रे मुड़ी और चली गई। मैं फांग्युआन को ढूंढना चाहती थी, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। मुझे फांग्युआन नहीं मिला क्योंकि फांग्युआन वास्तव में मर चुका था। शेनयान ने मुझे फांग्युआन की मौत की रिपोर्ट और दाह संस्कार प्रमाण पत्र दिया। वो मुझे फांग्युआन के कब्रिस्तान में ले गई। मुझे आखिरकार पता चला कि जब मैंने उस कब्र को देखा तो मुझे इतना दुख क्यों हुआ, क्योंकि फांग्युआन को यहीं दफनाया गया है, यहाँ अकेले। क्या वो डरता है कि मैं उसे ढूंढ लूँगी, इसलिए वो खुद को इतनी दूर की जगह पर छपा लेता है? मुझे नहीं पता कि मैंने फांग्युआन की मौत को कैसे स्वीकार किया। शायद मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? क्या फांग्युआन मर गया? एस्ट्रे सही है, यहाँ तक कि एक बार मैं इसका कारण जानने के लिए गई थी कि फांग्युआन क्यों चला गया। यहाँ तक कि एक बार मुझे मेरे लिए उसकी भावनाओं पर दृढ़ता से विश्वास हुआ। यहाँ तक कि एक बार भी मैंने उसे जाने नहीं दिया। मुझे कुछ नहीं पता। मैं फांग्युआन के साथ इस तरह विकसित नहीं होती। अब मैं जो भी दर्द झेल रही हूँ वो मेरी वजह से है। मैं दिन ब दिन और अधिक भ्रमित होती जा रही हूँ। कभी कभी मुझे अभी भी भ्रम होते हैं। मैं समय समय पर फांग्युआन को देखती हूँ। मैं उसे अपने ठीक सामने देखती हूँ, लेकिन हर बार जब मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ वो गायब हो जाता है। क्या मुझे सचमुच मरना है? फांग्युआन गायब नहीं होगा। पहली बार मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार आया। ये मेरा 32वां जन्मदिन था। जिस क्षण मैंने चाकू उठाया और अपनी कलाई काटने के लिए तैयार हुई, मुझे जन्मदिन की बधाई मिली जो समय की योग्य थी। वो हर साल अपने उपहार भेजता है और कभी नहीं रुकता। उसका आशीर्वाद कभी नहीं बदलता। जन्मदिन मुबारक हो और लंबा जीवन जियो, 100 साल जियो। इतने लंबे समय तक जीने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन इस वाक्य के कारण मैंने गलती से आत्महत्या नहीं की। बाद में जब भी मुझे मरने का विचार आता है, मैं उस समय मिलने वाली जन्मदिन की शुभकामनाएं देखती हूँ। वे बर्बाद नहीं होती। हर साल जब मुझे उसका आशीर्वाद मिलता है, मैं युआन से कुछ कहती हूँ। फांग्युआन, देखो, मैंने एक और साल जी लिया है। मैं इसे दोहराती रहती हूँ। मैं 78 साल तक जीवित रही। मैंने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मैं अगले जन्मदिन के आशीर्वाद का इंतज़ार नहीं कर सकती। वो समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने पहली बार उसके संदेश का उत्तर देने की पहल की। मैंने कहा, इसे अगले वर्ष फिर से भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा, धन्यवाद शेनयान। लंबे समय बाद दूसरे पक्ष ने अच्छा उत्तर दिया। मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैं अंततः फांग्युआन को शांति से देख सकती हूँ।